Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer series for biology। बच्चों सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों एक सेल डिवाइड करती है बिकॉज द आंसर टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय रुडोल्फ वर्च्यू कि कैसे पहली सेल आई तो रुडोल्फ वर्च्यू सर ने क्या बताया, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये कैसे आती होगी इसी का आंसर तो है सेल डिवीजन में। तो एक पेरेंटल सेल से डॉटर प्रोजेनिस बनी, वो डॉटर प्रोजेनिस फर्दर डिवाइड करती हैं, इस तरीके से सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है। सेल डिवीजन में हमने बात करी थी कि सेल डिवीजन एक फेज है, किसका? सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल में दो फेजेस देखे थे, दैट इज इंटरफेज एंड डिवीजन। सेल साइकिल में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है, जो सबसे ज्यादा समय लेता है, वो है तैयारी, प्रिपरेशन। सो मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेस। इसमें सेल प्रिपेयर करती है कंटेंट्स को, और इसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज, लास्ट लेक्चर जिन भी बच्चों ने मेरा नहीं देखा प्लीज देख लें, बिकॉज इंटरफेज में होने वाले सारे मेजर चेंजेस हमने बात की है। लेस देन 5% ड्यूरेशन का होता है डिवीजन फेज, दैट इज M फेज, एम माइटोटिक, मियोटिक, जो भी आप कंसिडर करें। अब जब हमने क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था कि किस तरीके से क्रोमोसोम बने हैं, पहले तो क्रोमैटिन रहता है, इंटरफेस में क्या होता है? क्रोमैटिन। अब क्रोमोसोम कैसे बने हैं, और उसी के बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, दैट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन था। रूट सेल में क्रोमोसोम नंबर गिवन था और आपको अलग अलग स्टेजेस में डीएनए कंटेंट एंड दी क्रोमोसोम नंबर निकालना है। देख लें एक बार क्वेश्चन फिर से। So the question was, you have studied mitosis in onion root cells. It has 16 chromosomes in each cell. Can you tell how many chromosomes will the cell have G1 phase, after S phase और M phase के बाद में? और सिमिलरली आपको क्रोमोसोम कंटेंट भी बताना है, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट दोनों चीजें आपको बतानी है। और गिवन दिया है आपको 2C दिया है इनिशियल कंटेंट और 2n इक्वल्स टू 16 दिया है। अच्छा, एक चीज और कि ये सेल जो लगातार डिवाइड कर रही है, क्या हमेशा डिवाइड करती है सेल्स? नहीं। हमने बात करी थी हार्ट सेल्स की, हार्ट मसल सेल्स की, जो सेल डिवीजन नहीं करते हुए बोलती है कि मुझे तो अब आराम करने दो, मैं फंक्शन करूंगी, डिवीजन कर करके थक चुकी। तो क्या ऐसा परमानेंट स्टेज होती है? नहीं। जब भी जरूरत लगती है हम सेल को बुला लेते हैं और सेल फिर से डिवीजन स्टार्ट करती है। बट बेटा ये कब होगा, कब ये डिसीजन लिया जाएगा कि अब तो तुम्हें डिवाइड करना ही पड़ेगा, यू आर कमिटेड नाउ, अब डिवीजन शो करना पड़ेगा? तो ये स्टेजेस जो हमने देखी थी, इसमें डिसीजन ऑफ सेल टू डिवाइड किस फेज में लिया जाता है? G1 स्टेज। अगर सेल जीवन में आ चुकी है, अब उस सेल को डिवाइड करना है। जीवन के बाद क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। तो अगर सेल ने डीएनए डबल कर लिया, अगर डीएनए डबल कर लिया दैट मीन्स उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे डिवाइड करना है। पर अगर सेल को कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मुझे डिवीजन में नहीं जाना है, मुझे डिफ्रेंशिएट होना है, फंक्शन परफॉर्म करना है, तब सेल कहाँ चले जाती है? G0 फेज में, दैट इज चुप बैठ जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है पर डिवीजन नहीं दिखा रही, दैट इज क्विंसेंट स्टेज। तो कौन सी सेल स्टेज को एग्जिट करके जाती है? G1 फेज। G1 स्टेज को एग्जिट कर जाती है तो सेल डिवाइड नहीं करती, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट और फंक्शन परफॉर्म करती है। पर अगर एक बार G1 में आ गई, आगे कंटिन्यू हो गया, तो उसे डिवाइड करना है। तो ये डिसीजन कि सेल डिवाइड करे या ना करे किस स्टेज में लिया जाता है? G1 स्टेज। क्लियर है बेटा? चलिए अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम कैसे देखेंगे? यहां पे आपको गिवन है रूट टिप सेल्स।
रूट टिप सेल्स का क्रोमोसोम नंबर दे रखा है 2n इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब सबसे पहले तो बच्चों को ये n में कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज n? सो n रिफर्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने सेट है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक सिंपल से नंबर से हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, एक सेल है हमारी जिसमें 2 सेट है क्रोमोसोम के, उसे डिप्लॉइड बोला, तो टोटल क्रोमोसोम है 2n इक्वल्स टू 4। कितने हैं? 2n इक्वल्स टू 4। एक सेल है जिसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम का, उसको हमने बोला टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? n इक्वल्स टू 4। अरे तो अंतर क्या है दोनों में? इसमें भी टोटल क्रोमोसोम 2n इक्वल्स टू 4 है, इसमें भी क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड सेल्स में भी क्रोमोसोम्स 2n इक्वल्स टू 4 है। अब देखना क्या है यहाँ पर, जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की हर सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में 2n इक्वल्स टू 46 रहता है। अगर हम ह्यूमन सोमैटिक सेल की बात करें तो बच्चों 2n इक्वल्स टू 46, जहां पर 23 किससे आया? फादर से। 23 क्रोमोसोम किससे आए? मदर से। आई बात समझ में? तो टोटल ये 23 दोनों पेयर बनाते हैं और टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। आई बात समझ में? तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम है 46, पर क्या 46 की बात करें तो 46 अकेले अकेले हैं, सिंगल सिंगल है। देखो 46 क्रोमोसोम में कितनी जोड़ियां हैं? 23 जोड़ियां, 23 पेयर है। तो एक 2n लिखने का मतलब है कि दोनों पेयर साथ में आ गए हैं, एक फादर का और एक मदर का। अब यहाँ पर देखो, हम इस डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है? 4। तो टोटल 4 क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो 4 का है मैम, सुनो ध्यान से, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये आए हैं मान के चलो मेल से, ये आया था मेल से। अब इसके सामने ही हम बात करें फीमेल काउंटर पार्ट, ये फीमेल से आया हुआ क्रोमोसोम है, ये फीमेल से आया हुआ क्रोमोसोम है। तो अब देखो, इसी की कॉपी है ये, इसी की कॉपी है ये। टोटल क्रोमोसोम का नंबर काउंट करो, कितना है? 4 है ना, 1 2 3 4। ये दोनों कॉपी है, ये दोनों कॉपी है, तो ये वाले जो पेयर्स है इन्हें हम बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। अब बेटा होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या होता है? होमोलॉगस पेयर मतलब जो सेम दिखते हैं मॉर्फोलॉजी, सिमिलर दिख रहे हैं शेप साइज में। और एक और पॉइंट होमोलॉगस के बारे में, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ध्यान से समझना, बिकॉज ये मियोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भैया। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी कंटेन जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन्स है। ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम टोटल कितने हो गए? 4, है ना। तो एक की कॉपी, दूसरे की कॉपी, तो ये हो गए आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम। पर टोटल कितने हो गए आपके? 4 हो गए। पर अगर हम हेप्लॉइड की बात करें तो हेप्लॉइड क्रोमोसोम में n इक्वल्स टू 4, तो एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम और ये चौथा क्रोमोसोम। तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं? ये चारों क्रोमोसोम अलग अलग है, ये सारे क्रोमोसोम क्या है? डिफरेंट है। क्या जोड़ी में है? नहीं, ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, डिफरेंट क्रोमोसोम। पर नंबर देखो आप, टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर 4 है, टोटल क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या है? 4 है। आई बात समझ में? पर ये 4 क्रोमोसोम्स कैसे हैं?
ये 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पर टोटल हो रहे हैं बिकॉज पहले क्रोमोसोम का पेयर है, दूसरे का पेयर है, और यहाँ पर ये जो 4 है क्योंकि ये हैप्लॉइड है, पेयर में नहीं है, तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है किसमें, गैमीट्स में जनरली। आई बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा हमें एन से रिलेटेड चीजें क्लियर हुई होंगी। तो एन याद रखना, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n है कोई ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉयड है, एक सेट आता है फादर से, एक सेट आता है मदर, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिखी है। अब जो रूट टिप सेल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें बेटा डीएनए कंटेंट कितना दिया है, 2C है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा बॉक्स बना ले जिसमें हम बात कर सकते हैं इनिशियली G1 की, S की, G2 की, M की, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे किसको, डीएनए कंटेंट को, और फिर लिखेंगे हम क्रोमोसोम नंबर को। अब शुरुआत किससे करी थी, डीएनए कंटेंट से, तो डीएनए कंटेंट कितना था, 2C। आप जानते हैं कि डीएनए कंटेंट एस फेज में डबल हो जाता है, तो 2C से कितना हो गया, 4C। कैसा डबल होता है, हमने बात करी थी ना, ये ऐसा धागा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ये डबल हो गया, तो यहाँ एस फेज में इसने अपनी एसी डबलिंग कर ली, तो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड और आ गए, तो 2C कंटेंट था, एक सी, ये सी पिछले लेक्चर में देख सकते हो, ये सी, तो इसकी कॉपी हो गई, तो कितना हो गया, 4C। G2 में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये 4C का 4C है, पर एम फेज के बाद में बोला है, आप एम फेज के बाद में बोला है, तो डिवीजन के बाद में जैसा पेरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में, देखो माइटोसिस की बारी है ना, माइटोसिस बोला है, तो माइटोसिस में माइटोसिस इज विच डिवीजन, अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशनल डिवीजन, तो क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, डीएनए कंटेंट भी पेरेंट के जैसा ही हो जाता है प्रोजेनिस में। तो अब देखो डीएनए कंटेंट भी यहाँ पर क्या रहेगा, 2C। आई बात समझ में? शुरू कहाँ से किया, क्रोमोसोम 2n इक्वल्स टू 16, तो यहाँ क्रोमोसोम में कोई बढ़ोतरी है नहीं, सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं, तो सेंट्रोमियर तो एक ही था, मतलब एक से चालू करा तो एक ही क्रोमोसोम था, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 2n इक्वल्स टू 16, यहाँ पर 2n इक्वल्स टू 16, इधर भी 2n इक्वल्स टू 16। तो ये है आंसर आपके क्वेश्चन का। तो होप सो जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उनका ये सही गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी क्वेश्चन रिगार्डिंग रूट टिप सेल्स। अब हम आगे देख लें, एम फेज शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ड्रामा, ड्रामा सबसे ज्यादा इसमें होता है, ऐसा इवेंट जिसमें बहुत सारा ड्रामा होगा। ड्रामा होगा मतलब क्या, अचानक से चीजें आ जाएंगी, अचानक से चीजें डिसअपियर, गायब हो जाएंगी, लड़ाइयाँ होंगी, बहनें लड़ ली, लड़ने के बाद क्या हो गई, सेपरेट हो गई, अलग अलग चली गई, दूर दूर चली गई, तो ये ऐसा सारा ड्रामा किसमें होता है, एम फेज में। तो एम फेज इज द मोस्ट dramatic period of the cell cycle involving major reorganization of virtually all components। virtually मतलब मान के चले हम कि ये चीजें हैं और इसे हमने reorganize करा। since the number of chromosome in parent and progeny is same, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है। देखो दो अगर आपके पास ऑप्शन है कि माइटोसिस में क्या सेम रहेगा, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर, और अगर बोथ ऑप्शन है तो क्या लगाओगे, दोनों ही। पर अगर एक ही को चुनना है तो प्रायोरिटी किस पे जाएगी, क्रोमोसोम नंबर पे, क्योंकि जब हम मियोसिस में आएंगे मैं एक ऐसी स्टेज बताऊंगी आपको जहां पर डीएनए कंटेंट बदल रहा है और क्रोमोसोम नंबर सेम, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की बारी आई तो उसे प्रायोरिटी देते हैं। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. Karyokinesis, जिसमें आपको
समझ में आएगा कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है। ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है, हाँ, नोट करो। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ प्रोफेज एकदम खत्म ही हो गया, एनाफेज चालू हो गया है, मेटाफेज चालू हो गया, टीलोफेज चालू हो गया, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए और आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि दिस स्टेज एंड्स और अनदर स्टार्ट, जबकि ये सारी चीजें बहुत कम मार्जिनल डिफरेंसेस से होती है। ठीक, तो अब यहाँ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा प्रोफेज। तो कौन सा डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? माइटोसिस। नाउ कम्स माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में क्या जाना हमने कि माइटोसिस को कैसा डिवीजन बोला? इक्वेशन। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्यों बोला? बिकॉज क्रोमोसोम नंबर is same in progeny as parents। तो पेरेंट्स की तरह क्रोमोसोम नंबर क्या है इसमें? सेम है, इसीलिए हमने बोला इक्वेशनल डिवीजन। अब सबसे पहली स्टेज आती है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस करेंगे, है ना। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, माइटोसिस में दो इवेंट्स थे ना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो अभी ये दो इवेंट्स में से पहले क्या शुरू किया? कैरियो। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दो चीजें हैं। शुरू किससे किया आपने? कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड। अब ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इस न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए आपको सबसे पहले तो लिखना है स्टेजेस क्या है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद करो, टीएमटी बोला था हमने, टीएमटी है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब इसमें देख लें सबसे पहला प्रोफेज। देखो, प्रोफेज में सबसे पहली चीज तो जेनेटिक मटेरियल अभी कैसा है? उलझा हुआ सा है ना। इंटरफेस में क्या था? उलझा हुआ सा जेनेटिक मटेरियल है। अभी अगर उलझा हुआ सा जेनेटिक मटेरियल है, इसको सुलझाओगे तभी वो कंडेंस होगा। तो सबसे पहले तो अगर एक सेल को आप देखें तो सेल में आपको न्यूक्लियस मिलता है ना। बार बार हम डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाएंगे, समझ जाना। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियोलस होता है, जेनेटिक मटेरियल धागे जैसा, ये ऐसा बिखरा हुआ सा, टैंगल्ड है ना। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? टैंगल्ड, उलझा हुआ सा, टैंगल्ड क्रोमैटिन है। अब साथ में सेल ऑर्गेनेल्स है, विदाउट मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स 90 डिग्री वाले कौन से हैं? सेंट्रोसोम्स। ठीक, अब क्या होना है? धीरे धीरे ये जो जेनेटिक मटेरियल है कंडेंस होगा, कंडेंस होके इसमें कन्वर्ट होगा। क्रोमेटिन गेट्स अनटैंगल्ड, पहले तो सुलझा, एंड condenses to form chromosome। ठीक है, तो कंडेंस हो गया और इसने क्या बना लिया? क्रोमोसोम। तो अब इसका कंडेंसेशन तो हो रहा है,
अब क्रोमोसोम्स को मूव भी करना है, तो मूव करने के लिए जगह चाहिए। अभी बाउंड्री में है, न्यूक्लियर एनवलप में है, तो धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटने लगेगा। न्यूक्लियोलस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है जो आरआरएनए बनाता है, तो अब वो भी धीरे धीरे किसी क्रोमोसोम में घुस जाएगा, मतलब कोई क्रोमोसोम का पार्ट बना लेगा। तो यहाँ पर अब एक स्टेज होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसॉल्विंग। डिसॉल्विंग की जगह एनसीईआरटी एक शब्द लिखती है डिसइंटीग्रेट। पर ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कब होता है, अगर हम बात करें पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट, तो लेट प्रोफेज, है ना। लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, तब न्यूक्लियर के न्यूक्लियोलस का क्या होगा, डिसअपियर हो गया, वो भी विचार। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, गायब हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स का क्या भविष्य है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हुआ है, डिसअपियर। क्यों, कोई ऐसा जादू होता है क्या कि गायब हो गए फिर से आ गए, नहीं, होते तो वही है। डिसअपियर होना मतलब सेल के अंदर इतना कंपोजिशन बढ़ गया, प्रोटीन्स इतने बढ़ गए कि हमें दिखते नहीं, दिखना बंद हो गए कुछ समय के लिए, तो डिसअपियर हुए, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर। अब ये जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, तो सेंट्रियोल्स ने क्या किया, पोल्स की तरफ मूव किया। अब जब पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो सेंट्रियोल से क्या बनना चालू हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो अब इसे डायग्रामेटिकली हम देखें, ठीक है। तो अब इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, डिसअपियर हो चुकी है, ठीक। सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो है, यहां हम शुरू करते हैं 2n इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 4 क्रोमोसोम टोटल रहेंगे, हम एक बना लेते हैं। एक क्रोमोसोम आया है मदर से, क्योंकि डीएनए कंटेंट 4C हम ले रहे हैं, तो दो दो क्रोमैटिड्स बनाएंगे। एक मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है, ये मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है, और एक फादर का क्रोमोसोम ले ले, ये बेटा। तो ये टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2n इक्वल्स टू 4, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और पेयर्ड में है ना, पेयर्ड में है, मतलब ये इसकी कॉपी ये वाला हो गया, ये थर्ड वाले की कॉपी ये हो गया, ठीक है। ये टोटल, ये दोनों पेयर्ड है, सही बात समझ में। तो 2n इक्वल्स टू 4 से हमने स्टार्ट किया। सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो चुके हैं, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, सब कुछ चला गया, जो बचे वो है क्रोमोसोम। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में। प्रोफेज, प्रोफेज देखो, प्रोफेज इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस दैट फॉलोज द SNG2। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा है SG2 के बाद प्रोफेज। इन SNG2 द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, मतलब उलझे हुए हैं, अलग नहीं दिखे। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन, पहली स्टेप देख लो, कहाँ गया ये, सबसे पहली स्टेप अपन ने प्रोफेज में क्या लिखी थी, सबसे फर्स्ट स्टेप थी कि क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड, वही बोल रहा है वो। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड, सुलझ गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन।
सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन। कब हुआ था ये याद है? एस फेज में साइटोप्लाज्म में सेंट्रोजोम्स डुप्लीकेट होता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है और नाउ बिगिंस टू मूव टूवर्ड द पोल। तो अब इसे समराइज कर दे कि क्रोमोसोम मटेरियल क्या हुआ, कंडेंस, क्रोमोसोम दिखने लगे, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन के फॉर्म में था, क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब क्या होता है, क्रोमैटिन है, वो कंडेंस हो गया और अटैच हो गया एक साथ। कहाँ पर? सेंट्रोमियर में। तो ये ध्यान रखो, हमने बनाए हैं ये ऐसे दोनों बहनें, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। लिखा है ना सिस्टर क्रोमैटिड, कहाँ अटैच्ड है? सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। ये बेटा सेंट्रोमियर है और ये सेंट्रोजोम है जिसमें सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज, पोल्स की तरफ जाने लगा। इच सेंट्रोजोम से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं एस्टर्स। तो अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो इससे कुछ निकलते हैं एस्टर्स, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एस्टर रेज या एस्टर बोला जाता है। These the two esters together with spindle fibers form the mitotic apparatus। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब इससे स्पिंडल निकलेगा ना, देखो इधर डायग्राम आ गया, ये अर्ली प्रोफेज में देखो, ये अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवलप है, जहां पर आपको दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल धागों के फॉर्म में। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show endoplasmic reticulum, गोल्गी कुछ नहीं दिखा नहीं हमको, हाँ थे तो वहां पर दिख नहीं रहे थे, छिप गए थे बेचारे। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर लेट प्रोफेज में आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम बन चुके हैं, पोल्स की तरफ जा चुके हैं, सेंट्रियोल्स। अब ट्रांजिशन होगा क्या, मेटाफेज। तो अभी लेट प्रोफेज के इवेंट्स क्या क्या थे बेटा? लेट प्रोफेज का इवेंट हमने देखा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है, माइक्रोस्कोप में देखने पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखे और एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और एस्टर रेस स्पिंडल के साथ क्या बनाता है, ये लाइन लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टर रेस प्लस स्पिंडल फाइबर क्या बनाएगा, दोनों मिलके माइटोटिक अपैरेटस। क्लियर है? तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस, चालू होगा, ठीक है। पूरी तरह से नहीं बनेगा, वो तो मेटाफेज में बनेगा, यहाँ शुरू होने लगेगा। ये पोल्स की तरफ चले गए आपके सेंट्रोजोम्स और यहाँ ये एस्टर्स और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम देखेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ज्यादातर ट्रांजिशन फेज जो अभी हमने देखा, प्रोफेज में सारे इवेंट्स हुए, मेटाफेज में कि की वर्ड्स हमें पढ़ना है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो नेक्स्ट स्टेप इज मेटाफेज। प्रोफेज कंप्लीट हो गया, प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, देखो हमने ये एक सेल ली थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से जा चुकी है और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होना ही मार्क करता है बिगनिंग को। मेटाफेज की शुरुआत कैसे होती है, जब पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा चुकी है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे। अब अलाइन होने के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन तो चाहिए, तो ये स्पिंडल फाइबर, ये कुछ ऐसे यहाँ पर सेंटर में, जैसे अर्थ के सेंटर में होता है ना इक्वेटोरियल प्लेट, तो यहाँ पर भी क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज में है, इसीलिए हमने इससे क्या बोला, मेटाफेजिक प्लेट।
क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे बेटा। यहाँ पर एक क्रोमोसोम हमने ये मान लिया, एक ये मान लिया। टोटल किससे शुरुआत की थी याद है? 2n इक्वल्स टू 4। 2n इक्वल्स टू 4 से स्टार्टिंग किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुका है। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द सेंटर। तो क्या क्या फीचर्स देखने को आपको मिलते हैं? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, इसका ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेट, पूरी तरह से गायब हो जाएगी। सेंटर में क्या बन गया? इक्वेटोरियल प्लेट। अब इस इक्वेटोरियल प्लेट क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। क्रोमोसोम अलाइन बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट मिडिल में बनती है ना, तो याद रखना ये एम फॉर मेटाफेज, एम से मिडिल में अलाइन हो गए, अलाइन हो चुके हैं। अब अलाइन होना मतलब जैसे होता है ना, बच्चों को बोल दिया क्लास में एक लाइन में बैठ जाओ। अब अगर बच्चे एक लाइन में बैठ गए तो उनका काउंटिंग आसान हो जाएगा, उन्हें स्टडी करना आसान हो जाएगा, आसानी से क्रोमोसोम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने की बेस्ट स्टेज है। ठीक है, तो एम से मिडिल, एम से मेटाफेज, मेटाफेज में मिडिल में क्रोमोसोम अलाइन हो गए और यहाँ पर आप मॉर्फोलॉजी आसानी से देख सकते हो। हर एक क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमैटिड्स। अभी कितने क्रोमैटिड्स हैं? एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं अपने को? 2 आर्म्स दिख रहे हैं ना, 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। अब बेटा अटैचमेंट के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो नीट में पूछा जा चुका है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसे अटैच करता है। अब इसे मैं क्लियरली बता दूं, देखो अब ये अटैचमेंट की साइट यहाँ पर क्या होती है? काइनेटोकोर। एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी मदद से क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। अब क्रोमोसोम अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर से, ये हमारे क्रोमैटिड्स हो गए। ठीक है, तो अटैचमेंट के लिए क्या है यहाँ पर? काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर कैसा है? डिस्क लाइक। ये हम सेल चैप्टर में देख चुके हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से क्रोमोसोम अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम अटैच्ड है किससे? स्पिंडल फाइबर। आई बात समझ में? तो दिस इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से क्रोमोसोम्स अटैच्ड है किससे? स्पिंडल फाइबर से। नाउ अब ये अलाइनमेंट हो गया, ये ऐसी स्टेज है जहां पर आके मैक्सिमम कंडेंस्ड, मतलब आपके क्रोमोसोम्स कैसे हैं यहाँ पर? कंप्लीटली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम्स कैसे हैं? कंप्लीटली कंडेंस्ड है, पूरे कंडेंस्ड हो चुके हैं ना, कंडेंसेशन चालू हो चुका था प्रोफेज से मेटाफेज आने तक क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं और बन चुके हैं। यहाँ पर ये चीज याद रखना कि मिडिल में बन रहा है, मिडिल में क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं और अलाइन होते समय हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं आपको? 2 क्रोमैटिड्स। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है देख लें। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पर
पूरी तरह से आपको दिखेगा डिसइंटीग्रेशन किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से चली गई है और यही बताता है beginning of metaphase. Hence, chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage, condensation देखो complete हो चुका है और आसानी से आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो एम से बहुत सारी चीजें आ रही, माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हो। मिडिल में एक प्लेट बनेगी जहां क्रोमोसोम्स अटैच होंगे और मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हो। दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। यहाँ पर कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स है, एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, जिनको पकड़ के किसने रखा है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आसपास देखो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, पकड़े हुए हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के आसपास दिखेगा आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है काइनेटोकोर। दिस स्ट्रक्चर सर्व्स द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू दी क्रोमोसोम्स और मदद करता है अब क्रोमोसोम के मूवमेंट में। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at equator. कहाँ आ गए, इक्वेटर की तरफ, with one chromatids of each chromosomes connected by its kinetochore to spindle fibers. आई बात समझ में। अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से ये कनेक्टेड होंगे। इसके बाद की स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मेटाफेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखेगा सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम का मूवमेंट ही तो इम्पोर्टेंट है, वो दिखेगा कब आपको, एनाफेज। तो ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल। अब यहाँ पर ये डायग्राम देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि ये काइनेटोकोर से ये स्पिंडल अटैच्ड है, ये स्पिंडल अटैच्ड है और यहीं पर एक एक क्रोमैटिड्स भी थे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज रिफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। नाउ इसे अगर हम समराइज करें तो पहला पॉइंट है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स। सबसे पहली चीज, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पर हमने देखो ये देखे थे स्ट्रक्चर्स, और ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया, ये अलाइनमेंट हो गया, पर वो अलाइनमेंट और कैसा होता है, यहाँ पर ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर क्लियरली दिखाने के लिए मैंने क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके बताया है आपको। अदरवाइज होता क्या है, जैसा स्ट्रक्चर ये ऐसा, ये इस तरीके से, यहाँ पर सेंट्रोमियर और इसके अपर एंड, इसके लोअर एंड, इससे जाता है अटैचमेंट। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियरली दिखाने के लिए क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके दिखाया है। अदरवाइज होता कैसा है बेटा, इस तरीके से अटैच होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम अटैच होंगे। अब यहाँ पर याद रखना कि अटैचमेंट होने के बाद अगली स्टेज में क्या करने वाले हैं। अब अटैच तो हो गए, अब अटैचमेंट के बाद अगली स्टेज आएगी हमारी एनाफेज। एनाफेज का मतलब क्या है, एम से मिडिल था ना वहां, ये क्या है, अलग अलग होना। यहाँ पर बेचारी बहनें अलग हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गई, सेपरेट। सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, दो बहनों को लड़वाना है तो कोई एक फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स क्या है, वो फोर्स कौन क्रिएट करता है, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स से अटैच्ड स्पिंडल फाइबर। अब शुरुआत हो जाती है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। तो स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा क्या होता है देखो, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर क्रोमोसोम देख ले, ये क्रोमोसोम, अब क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स को
खींचने के लिए एक फोर्स लगेगा। ये इक्वेटर पे बेचारे अरेंज थे, ठीक है। अब इन इक्वेटर पे जो अरेंजमेंट था, ये क्रोमोसोम के ऊपर लगने वाला है एक फोर्स, एक खिंचाव लग रहा है और उस खिंचाव के कारण से एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो, अब स्पिंडल फाइबर्स का काम धीरे धीरे खत्म होता है। तो अगर काम खत्म हो रहा है तो वो डिसॉल्व होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स को देखो, क्रोमोसोम्स कैसे हैं बेटा, अब इसको खिंचाव आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अगला, देखो, अब ये क्रोमोसोम्स जो पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मेटाफेज ऑनवर्ड्स हम बात करें, ये अर्ली एनाफेज है ना, शुरुआत में, और फिर इसके बाद ये दिखेगा स्ट्रक्चर। तो हो क्या रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट। सबसे पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन किसमें स्टार्ट हुआ, स्पिंडल फाइबर्स में, कॉन्ट्रैक्शन इन स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ। दूसरा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, मूवमेंट होगा क्रोमोसोम्स का, पर उसके पहले तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर क्या हो गया, स्प्लिट, सेंट्रोमियर टूट चुका है। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो अब हर एक क्रोमोसोम्स के पास कितने क्रोमैटिड है, सिंगल। तो यहाँ ईच क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंटेन सिंगल क्रोमैटिड। अब देखो यहाँ, अब ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है तो टेम्पररीली एक स्टेज ऐसी आई जिसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है। देखो, डीएनए कंटेंट नहीं, क्रोमोसोम का नंबर। यहाँ पर अपन अगर बात करें तो यहाँ 2n इक्वल्स टू कितने थे, 4 थे। यहाँ पर क्रोमोसोम दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने हो चुके हैं, टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 8 क्रोमोसोम्स है। ये टेम्पररी कंडीशन है। तो क्रोमोसोम्स बढ़ चुके हैं बेटा। 2n इक्वल्स टू यहाँ पर कितने थे, 4 थे। यहाँ पर देखो, यहाँ हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज थी, यहाँ हर एक क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज हो गई, 4 कॉपीज हो चुकी है ना। तो ये 1 2 3 4, ये ऐसे टोटल कितने हो गए, 8 क्रोमोसोम्स हो गए। डीएनए कंटेंट की बात करें तो डीएनए कंटेंट देखो, यहाँ डीएनए कंटेंट कितना था, इसको अगर पूरे को कंसिडर करते हैं, हमने शुरू किया था 2C से, फिर 4C हो गया था। तो हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये सी कंसिडर होता है, ये सी कंसिडर होता है, 4C हो गया था, फिर इधर भी सी 4C हो गया था। अब यहाँ पर देखो टोटल 8C कंटेंट हो गया। यहाँ पर डीएनए कंटेंट देख रहे हो आप, एक एक ठीक है। तो डीएनए कंटेंट कैसा है, डीएनए कंटेंट यहाँ सेम है, डीएनए कंटेंट सेम है, पर क्रोमोसोम नंबर बढ़ चुका है, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा है, ये कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, पोल्स की तरफ। तो यहाँ मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और मूव करने का तरीका देख रहे हो आप, यहाँ पर सेंट्रोमियर्स कहाँ है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रोमियर मतलब मान के चलो उनका हेड है,
वो टुवर्ड्स दी पोल है, और ये आर्म्स कैसे हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। आई बात समझ में? ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है। सेंट्रोमियर लीड कर रहा है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, और आर्म्स मतलब क्रोमेटिड उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ट्रेलिंग, रोलिंग नहीं है, ट्रेलिंग। ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। तो सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल्स एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। ये याद रखना है आपको कि ये एनाफेज स्टेज में क्या हुआ, क्रोमेटिड दूर दूर जा रहे हैं। कैसे दूर हुए, सेंट्रोमियर जो उसे जोड़े हुए था वो टूट चुका है, स्प्लिट हो चुका है। एनसीईआरटी से पढ़ लें क्या बोल रही है एनसीईआरटी हमारी। एनाफेज में On as at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate split simultaneously. The two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin to migrate towards the poles. Migration चालू हो गया, poles की तरफ जाने लगे. As each chromosome moves away from the equator, centromere of each chromosome remain directed towards the pole at the leading edge. और आर्म्स कैसे हैं, पीछे, ट्रेलिंग बिहाइंड. द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स. देखो आपको दिख रहा है एनाफेज, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट. सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं. क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, और मूवमेंट कैसा है, आर्म्स या क्रोमेटिड्स ट्रेलिंग बिहाइंड और सेंट्रोमियर टूवर्ड्स. आई बात समझ में? जहाँ पर टोटल इस एक सेल को, अभी सेल अलग नहीं हुई है, तो एक सेल में देखो तो कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं तुमको, 8. शुरू किससे किया था, 4 से. बीच में बढ़ जाता है नहीं, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि अब जब डॉटर सेल्स बनेंगी तो क्रोमोसोम नंबर इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग एनाफेज. तो हमने यहाँ पर बेटा देख लिया कैसे ये अर्ली एनाफेज बोल दो, या फिर हम बोल सकते हैं लेट मेटाफेज. मेटाफेज में ये स्ट्रक्चर दिखा था, और फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू होने लगा. कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता गया तो क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके थे क्योंकि सेंट्रोमियर टूट चुका था. अब हर एक डॉटर, ये जो क्रोमेटिड था ना, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है. तो मतलब यहाँ पर एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड दिख रहा है आपको, सिंगल क्रोमेटिड. तो ये सारे की फीचर्स हमें दिखते हैं. ठीक, अगला देख ले. अब क्या होगा बेटा, टीलोफेज. देखो टीलोफेज यहीं पर हम देखते हैं. टीलोफेज क्या है, टीलोफेज इज ऑल्सो नोन एज एंटी प्रोफेज. टीलोफेज को हम क्या बोलते हैं, एंटी प्रोफेज. तो दिमाग में एक बात तो बैठ गई है कि अगर ये एंटी प्रोफेज है तो इसका मतलब जो जो इवेंट्स प्रोफेज में होते थे उसका उल्टा होगा. यहाँ पर देखो, telophase at the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached the respective poles अब decondense होंगे. क्यों? क्योंकि प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था, तो ये उल्टा होगा. अभी हम कंपैरिजन कर लेंगे. लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अब क्रोमोसोम क्रोमोसोम नहीं रहा, अस्तित्व खो चुका है. The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material collect at the poles. दोनों पोल्स की तरफ क्रोमेटिन कलेक्ट हो चुका है. तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई एज द डिस्क्रीट एलिमेंट्स. याद रखना ये डिस्क्रीट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार नीट में भी आया था. डिस्क्रीट यूनिट्स रिगार्डिंग फैक्टर्स, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक. न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन गया अराउंड द क्रोमोसोम, और डॉटर न्यूक्लियाई बनी. न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स थी वो सब फिर से आ गई. तो अगर हम इस स्टेज को देखें, यहाँ पर अब एंड की तरफ, पोल्स की तरफ जैसे जैसे ये मूव करेगा, पोल्स की तरफ मूव करने के लिए अब देखो टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होगा, यहाँ पर पोल्स की तरफ चले गए, है ना,
पोल्स की तरफ जैसे ही जाएंगे, अब ये क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं, तो अब आइडेंटिटी लूज करा तो क्या होगा, ये बेचारे फिर से धागा बन गए, धागे बन गए। हम एक क्रोमोसोम को एक धागा मान लें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये ऐसा, ये ऐसे धागे बन गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ नीचे पोल्स में ये ऐसे धागे बन गए, और जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस थे वो फिर से आने लगेंगे। इसके आसपास आपको दिखेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो इसके आसपास न्यूक्लियर एनवलप दिखने लग जाएगा, इसके आसपास न्यूक्लियर एनवलप दिखने लग जाएगा। अब ये जो बड़ी सेल थी, बड़ी सी सेल थी ये, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप दिखने लगा, यहाँ पर न्यूक्लियोलस आ जाएगा, इधर भी न्यूक्लियोलस आ जाएगा, साथ में सारे सेल ऑर्गेनल क्या हो गए, रीअपियर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर, और जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू क्रोमैटिन, क्या बना लिया क्रोमोसोम ने, क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन होल्स की तरफ इकट्ठा हो गए। अभी डॉटर सेल्स बनी क्या, नहीं, अभी ये जो बनी है दीज आर डॉटर न्यूक्लियाई, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। बेटा ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं याद करो, प्रोफेज में हमने देखा था इसका उल्टा, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो रहा था, गायब हो रहा था, क्रोमोसोम बन रहा था, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा था, जहां अब क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डीकंडेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज को हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज है। अब देखो अगर हम इसे क्रोमोसोम नंबर, हमने शुरू किया था 2n = 4 से, यहाँ पर इसको न्यूक्लियस मानेंगे तो कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ये क्रोमोसोम इसकी कॉपी ये था, ये क्रोमोसोम इसकी कॉपी ये था, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 2n = 4, इस सेल में भी 2n = 4, तो क्रोमोसोम हमने पेरेंट से शुरू किया था 2n = 4 से, और लास्ट में भी आपको क्या मिला, 2n = 4, और क्रोमोसोम नंबर अगर इक्वल रहे, मेंटेन रहे, दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है ये, इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर सेम रहा है। आई बात समझ में, तो याद है टेम्पररी जो बड़ा था क्रोमोसोम नंबर, क्या हो गया था हमारा, 8 हो गया था, 2n = 8, वो 8 इसीलिए हुआ क्योंकि डॉटर सेल्स जब बनेंगी तो वो चार चार क्रोमोसोम्स सेपरेट, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहा। अब टीलोफेज तो कंप्लीट हो गया, टीलोफेज के बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से क्या मतलब है, अब सेल डिवाइड करेगी ना, तो सेल डिवाइड करेगी तो सेल डिवाइड करने के लिए कुछ अलग तरीके हैं जिसमें सेल डिवाइड करती है। वो तरीके क्या है, प्लांट में अलग होगा बेटा और एनिमल्स में अलग होगा, है ना। तो हम यहाँ पर देख लें, साइटोकाइनेसिस नाम से समझ में आया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। अब देखो अगर यहाँ प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल, प्लांट सेल में होता है रिजिड सेल वॉल, ठीक है।
इसके न्यूक्लियस अगर हमने बना लिए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो बेटा प्लांट सेल की सेल वॉल बाहर से अंदर जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसमें बीच में कुछ गोल्गी वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं और बनाते हैं सेल प्लेट। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होगा? गोल्गी वेसिकल्स आ गए। गोल्गी वेसिकल्स अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये फ्रैगमोप्लास्ट क्या है? प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट। सेल, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया? सेल प्लेट का फॉर्मेशन। अब सेल प्लेट हमारी बना देगी मिडिल लेमिला। आई बात समझ में? तो गोल्गी वेसिकल्स, फ्रैगमोप्लास्ट, प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट है फ्रैगमोप्लास्ट। प्लेट बना दी। अब वो प्लेट क्या है? मिडिल लेमिला का प्रिकर्सर है। तो सेल प्लेट क्या है? प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला। ठीक है। नाउ एक चीज ध्यान रखना, ये अंदर से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगली। और जब ये डिवाइड कर देगा तो आपको मिलेंगी 2 डॉटर सेल्स, है ना। पर अगर एनिमल सेल में हम देखें तो एनिमल सेल में ऐसा कोई सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं होता है। एनिमल सेल तो कैसी है? फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल है उसके पास। सॉरी। अब एनिमल सेल की बात करें तो इसके पास ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पर आपके 2 न्यूक्लियाई यहाँ थे, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर था, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये अंदर गई ऐसे, ये अंदर गई ऐसे, बाहर से अंदर जा रही है, एक डीप फरो बना रही है, तो हम इसे बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन। तो एनिमल सेल कैसे डिवाइड करती है? साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल में बाहर से अंदर। आई बात समझ में? तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, पी से प्लेट, पी से प्लांट सेल। एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन, फरो, फरो डिप्रेशन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर mitosis is accompanies not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself divides into 2 daughter cells by separation of cytoplasm called cytokinesis. In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow. देखा हमने एनिमल सेल में फरो से हुआ। फरो ग्रेजुअली डीपेंस, अंदर की तरफ जाता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। पर अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो सेंटर में बनता है एक प्लेट और जो बाहर की तरफ ग्रो करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट मिडिल लेमिला। देखा था हमने मिडिल लेमिला का प्रिकर्सर सेल प्लेट है। मिडिल लेमिला between the walls of the adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelle like mitochondria plastid gets distributed between the 2 daughter cells. पर कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। और अगर ऐसी कंडीशन आई जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइशियम और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंडोस्पर्म के टाइप्स में पढ़ाते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर। अब जब इतना हमने माइटोसिस पढ़ लिया तो उसका सिग्निफिकेंस हम देख लें। Mitosis or the equational division. Mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only. Usually बोला है, only नहीं बोला. However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा है हनी बी का. हनी बी में जो ड्रोन है वो पार्थेनोजेनेसिस दिखाता है. ठीक है. So it shows parthenogenesis. It is very essential to understand the significance of this division in the life of organism. Are you aware of the examples? बिल्कुल सही बात, हम जानते हैं haploid plants भी होते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्गी. एल्गी में भी माइटोटिकली डिवीजन शो होता है. माइटोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक एलिमेंट्स. आपको अगर सेल की ग्रोथ करानी है, ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग रेशो. तो भैया सेल की ग्रोथ ने क्या करा था, याद करो. कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में Vn बाई Vc था. तो अगर Vn कम हो रहा है, Vc बढ़ता जा रहा है, तो ये रेशो डिस्टर्ब हुआ था. और अगर ये रेशो डिस्टर्ब हुआ ग्रोथ के दौरान, तो फिर सेल सोचती है कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगी एक्टिविटीज को. तो न्यूक्लियस सोचता है डिवीजन दिखाना पड़ेगा. देन सेल डिवाइड. तो ये क्यों हुआ? इट इज इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. जब कोई इंजुरी होती है, चोट लगती है, यहाँ पर स्किन में कोई अगर चोट लगी तो स्किन की सेल्स डैमेज हो गई तो नई सेल्स आती है. तो स्किन के जैसे ही सेल्स आती है, हाथ की जो लेयर है उसी के जैसे आएगी. माइटोटिक होगा, किसी और पार्ट की जैसी सेल्स नहीं आएंगी. तो यहाँ पर सेल्स ऑफ अपर लेयर of the epidermis, cells of lining of gut, blood cells and the constantly replaced. Mitotic division in meristematic tissues. जैसे प्लांट्स में आपको मिलेगा अपाइकल ग्रोथ. अपाइकल ग्रोथ जो फीचर है वो अपेक्स की ग्रोथ को बढ़ाता है. शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, थिकनेस बढ़ाने के लिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है. तो इन सभी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन सा डिवीजन दिखाता है? दैट इज माइटोसिस. So this is all about mitosis.